हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत कुमार। तो अपन केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर रखा है। उसके ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था रेट कांस्टेंट क्या होती है, रेट रिएक्शन क्या होती है, अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट की इकाई निकाली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालो अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि। अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि। अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि। कोटि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसमें पहला हेडिंग डाल दो अणुसंख्यता। अणुसंख्यता एक्चुअली ये जो अणुसंख्यता है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है। आप इसमें लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें लिखो यह सैद्धांतिक नियम पर आधारित है। यह सैद्धांतिक नियम पर आधारित है। अगली लाइन में लिखना किसी अभिक्रिया में क्षणिक समय में भाग लेने वाले क्रिया कारक के अणुओं की कुल संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। या लगाकर लिखना किसी अभिक्रिया में क्षणिक समय में कुल टक्कर करने वाले क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना सरल अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का योग अणुसंख्यता होता है। सरल अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का योग ही अणुसंख्यता होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखें, ये A प्लस B प्रोडक्ट पढ़ना है। यहां पर मैं मान लेता हूं A के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक N1 है, B के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक N2 है। तो अणुसंख्यता N1 प्लस N2 हो जाएगी। इसी प्रकार एक एग्जांपल देखें, H2 प्लस Cl2 पैराबेंजीन की उपस्थिति में, H की उपस्थिति में ये 2HCl में बदलती है। तो यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका 1 है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक न दे तो आप एक एक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक मान सकते हो। तो अणुसंख्यता बताओ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया। एक एग्जांपल और देखो, यहां पर मैं यहां पर लिखूं 3A प्लस 4B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहां पर अणुसंख्यता बताओ, अणुसंख्यता कितनी जाएगी? 4 और 3 7। नहीं, ये गलत है। इज इक्वल टू नोट 7 और नोट लगा दो एक अच्छा सा। और इसमें लिखो किसी अभिक्रिया में एक ही समय में, किसी अभिक्रिया में एक ही समय में 3 से अधिक क्रिया कारक के अणु आपस में टक्कर नहीं कर सकते, जिसके कारण अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। जिसके कारण अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। कैसे रे? जैसे मैं मान लेता हूं कंटेनर ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे क्रिया कारक के अणु पड़े हैं। अगर रियल में प्रभावित टक्कर देखें तो टक्करों की संख्या तो अणुसंख्यता है एक समय में। तो एक समय में जैसे 1 2 3 तो कर सकते हैं। मान लो एक साथ इकट्ठे आ गए तो ये चारों आपस में टक्कर क्लियर नहीं कर सकते। इसी कारण से अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। ये पॉइंट था। ये आपको लिखना नहीं है, ये शायद साथ साथ में लिख लिया होगा। एग्जाम्पल लिख करके नोट लगाना पे, या कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अणुसंख्यता का मान धनात्मक एवं पूर्णांक होता है।
लिख दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अणुसंख्यता का मान बाह्य कारकों जैसे ताप एवं दाब इत्यादि से अप्रभावित होता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, अणुसंख्यता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणुसंख्यता का मान महत्वहीन होता है। किसी जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणुसंख्यता का मान महत्वहीन होता है। अब बात यह आती है कि सरल अभिक्रिया एवं जटिल अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। बस छोटा सा इधर देख लो कोने में, बाकी लिखने की तो जरूरत नहीं है। अगर फिर भी लिखना चाहो तो देख लेना, छोटा सा नाम लिख देना, सरल अभिक्रिया। सरल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, जैसे A+B कन्वर्ट इनटू C, ये सरल अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है जटिल अभिक्रियाएं, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, वे अभिक्रियाएं जो कई पदों में संपन्न होती हैं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे A+B कन्वर्ट इनटू C, C+D कन्वर्ट इनटू E और E+D कन्वर्ट इनटू F, और अपने को बनाना है A से F। ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, जटिल अभिक्रियाएं जो कई पदों में संपन्न हो रही हैं। तो इसमें अगर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक देखें, मैं यहाँ पर 3 4 लगा देता हूं, यहाँ पर 1 2 लगा देता हूं, यहाँ पर 4 5 लगा देता हूं, और ये जो पद है तीनों पद है ये स्लो स्टेप है। एक बार आप लिखना मत इसको और देख लेना, ये तीनों पद है। अगर अणुसंख्यता निकाले भी तो आप स्लो स्टेप को देखो, और स्लो स्टेप के अंदर जो क्रिया कारक के अणु यदि मैच हो रहे हैं, जैसे 2 और 1 3, अणुसंख्यता 3 आ रही है, तो ऐसे मान लो इस अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता 3 है, बाकी इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मत लिखो चाहिए। बाकी हाँ, अणुसंख्यता अगर पूछ ले तो फिर भी बता देना, इस प्रकार की अभिक्रिया दे दे, मान लो इस प्रकार की अभिक्रिया दे दे तो क्या करोगे, ये क्वेश्चन में दे दिया तो आप स्लो स्टेप को देखो। स्लो स्टेप के अंदर देखो क्या 3 या 3 से कम क्रिया कारक के अणु हैं, तो अणुसंख्यता उस अभिक्रिया के लिए 3 हो जाएगी। ये थी अणुसंख्यता, ये अपनी अणुसंख्यता कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब आप हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का ये। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अब अणुसंख्यता तो अपने सैद्धांतिक नियम अर्थात द्रव्य अनुपाती नियम से ज्ञात कर रहे थे, लेकिन कोटि को प्रायोगिक वेग नियम से ज्ञात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें लिख दो, अभिक्रिया की कोटि को प्रायोगिक वेग नियम से ज्ञात किया जाता है, लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में इसकी परिभाषा लिखो, लिखो किसी अभिक्रिया में वेग पद को निर्धारित करने वाले क्रिया कारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में वेग पद को निर्धारित करने वाले क्रिया कारक के अणुओं की संख्या को कोटि कहा जाता है। यह लगाकर एक परिभाषा को लिख दो, किसी अभिक्रिया में वास्तव में परिवर्तन होने वाले कुल क्रिया कारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, लिख दिया। या लगाकर एक परिभाषा को लिखा दो, वेग नियम के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों के घातों के योग को
क्रिया कारक के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा थी। अब पॉइंट डालकर कुछ पॉइंट और लिख दो। जैसे पहला पॉइंट इसमें लिखो, अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, अभिक्रिया की कोटि बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब इत्यादि से प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्रिया कारक को आधिक्य में लेने पर उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो जाता है। उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्रिया कारक की सांद्रता नियत होने पर उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान, उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, अभिक्रिया की कोटि सरल एवं जटिल अभिक्रियाओं, अभिक्रिया की कोटि सरल एवं जटिल अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एवं अनुसंख्यता का मान बराबर भी हो सकता है एवं नहीं भी, बराबर भी हो सकता है एवं नहीं भी। अब कुछ स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल दिए हुए यहां पर, जैसे प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, वो एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं, स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल हैं। कैसे? जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर ये H2 प्लस Cl2, ये 2HCl का निर्माण कर रहा है H न्यू की प्रेजेंस में, पैरामैग्नेटिक किरणों की उपस्थिति में जल की सतह पर, जल की सतह पर। रियल में ये शून्य कोटि की अभिक्रिया स्टैंडर्ड का एग्जांपल है, बोर्ड वालों के लिए जरूर याद रखना इसको। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसकी अनुसंख्यता कितनी होगी? n = 0 अर्थात शून्य कोटि, और अनुसंख्यता 2 हो गई। एक एग्जांपल और अपना, जैसे मैं एस्टर का जलीय अपघटन करना चाहूं, एस्टर का जलीय अपघटन, एस्टर का अम्लीय जलीय अपघटन लिख देता हूं मैं, अम्लीय जलीय अपघटन, एस्टर का अम्लीय जलीय अपघटन देखें तो जैसे ये अपना एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या करेगा कि H प्लस, ये अम्लीय मीडियम हो गया, H2O की उपस्थिति में CH3 C डबल OH प्लस C2H5OH का निर्माण कर लेगा। और ये जो अभिक्रिया है, यहां पर H को यहां पर लिख देता हूं प्लस H2O, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये जो अभिक्रिया है ये शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस एग्जांपल को लिख लो और एक नोट डालो, जटिल अभिक्रियाओं में, जटिल अभिक्रियाओं में, जटिल अभिक्रियाओं में मंद पद अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। जटिल अभिक्रियाओं में मंद पद अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है।
जैसे एग्जांपल देखेंगे एक, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे ये अपना 2N2O5 कन्वर्ट इनटू, ये होता है 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रथम कोटि की विक्रिया है, इधर लिख देता हूं मैं, प्रथम कोटि की विक्रिया, और ये अलग अलग पदों में संपन्न होती है। जैसे मैं देखूं यहां पर N2O5 कन्वर्ट इनटू NO3 प्लस NO2, ये स्टेप फर्स्ट होगा इसका। अगर नेक्स्ट स्टेप देखना चाहूं मैं यहां पर, जैसे NO3 प्लस O2, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्वेश्चन का, ये N2O5 कन्वर्ट टू N2O3 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये जो N2O3 है ये ब्रेक डाउन हो रहा है NO 2NO प्लस O2 की प्रेजेंस में मान लेता हूं मैं, N2O3 प्लस O2 2NO प्लस, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 5, और यहां पर कितने आ रहे हैं 2 2 4। तो ये स्टेप फर्स्ट है इसका। स्टेप सेकंड दोबारा देखना एक बार, हाँ 3 और 2 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं यहां पर कि N2O3 कन्वर्ट इनटू NO प्लस O2, मैं ये मान लेता हूं इसका स्टेप सेकंड है, ये होगा स्टेप फर्स्ट। अब आगे क्या होता है, यहां पर NO प्लस N2O5 कन्वर्ट इनटू 3NO2, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सभी पद मिलाकर 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस O2 का निर्माण करते हैं। अब ये अभिक्रिया है, ये अलग अलग पदों में संपन्न हो रही है, अलग अलग पदों में संपन्न हो रही है। तो यहां पर स्टेप सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हो गई स्टेप थर्ड। कैसे, N2 नाइट्रोजन तो कितने हैं रे 2, अगर इसको 2 कर देता हूं मैं तो 2 2 4 4NO, हाँ 2 कर देता हूं इसको तो 2N2O3 कन्वर्ट इनटू 3 दूनी 6 2 और 2 4 और 2O2 में बदल गया। ठीक है, मान लो किसी भी स्टेप में हो रही है, इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो 2N2O3, अब नाइट्रोजन कितने अपने पास 4, तो लिखना पड़ेगा 4, चलो इस प्रकार से हो रही है, मान लेता हूं ये विक्रिया 4NO प्लस O2, तो 4 और 2 6, नाइट्रोजन कितने हैं 4, इस हिसाब से हो रही है। ये एक्चुअली ये जो इस अभिक्रिया की स्टेप है ना, ये अपने क्वेश्चन में देगा किसी हिसाब से बैलेंस करवा रहा है। जैसे मैंने इस हिसाब से कर दी, क्या पता राजस्थान बोर्ड किताब में अलग से दे रखी हो, तो वो आप वो बुक से देख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो। स्टेप अपने क्वेश्चन में देगा, मान लो मैंने ये स्टेप क्वेश्चन के अंदर दे दी, और ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है इसकी स्लो स्टेप है, और ये जो फास्ट स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेगा। मैं मान लेता हूं इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है। अब प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार पूरा पूरा क्रियाकारक प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो घात 1 हो गई, तो n का मान भी 1 हो गया, तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या हो गई 1 हो गई। ये यदि प्रायोगिक वेग नियम, इसकी कुछ प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर लिखे कि क्रियाकारक के ऊपर घात कितनी है,
तो उसके अनुसार लिखो। अगर कुछ भी न दे तो प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार इसके जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उसको कोटि के बराबर मान लेना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन ये एग्जांपल के जो अलग अलग स्टेप दे रखे हैं ये अपने को स्टेप देगा कि मान लो यहाँ पर 4 में तोड़ रहा है तो क्या पता किसी और में तोड़ दे, लेकिन लास्ट में स्टेप आ रही है और साथ में स्लो है, फास्ट है वो अपने को देगा। लेकिन अपने को चिन्हित करना सिर्फ स्लो स्टेप को। ऐसे एक न्यूमेरिकल अपना के खूब देखेंगे, ये खाली समझाने के लिए था, लिख लिया होगा। अब कैसे क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करवाएगा, प्रायोगिक वेग नियम कैसे देगा। जैसे ये a प्लस बी कन्वर्ट a प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में बदल रहा है। प्रायोगिक वेग नियम क्या कहता, R इज इक्वल टू के a की स्क्वायर b अपॉन c। ये प्रायोगिक वेग नियम से अभिक्रिया की दर आई। अपने को नहीं पता कैसे आई, प्रैक्टिकली रूप से एक्सपेरिमेंटली तरीके से ऐसा देखा गया कि अभिक्रिया की दर ये आई और ये जो इसके ऊपर घात प्रायोगिक वेग नियम से आई है तो इनका योग तो अभिक्रिया की कोटि होगा। तो है तो पहला क्वेश्चन साथ में आंसर लिखूंगा, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, इसके ऊपर पावर है वो इसी कोटि हो जाएगी 2। b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1। c के सापेक्ष सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ये c नीचे दे दिया ना, तो जब भी आप अभिक्रिया लिखो तो सभी क्रियाकारक को गुणनफल में ले जाओ। तो c के सापेक्ष देखेंगे r इज इक्वल टू के a की स्क्वायर इंटू b इंटू सी की पावर -1 लिख देंगे। तो c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है वो -1 हो जाएगी। अब अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि के बारे में बात करें तो क्रिया कारकों के जो ऊपर घात दे रखे हैं उनको जोड़ दो, प्रायोगिक वेग नियम से अपने को प्राप्त हुए हैं। तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो जाएगी 2 + 1 - 1। तो अभिक्रिया की कुल कोटि, यहां पर अभिक्रिया की कुल कोटि हो जाएगी, बताओ, ये गया 2। अभिक्रिया की कुल कोटि 2 प्राप्त हो गई। a के सापेक्ष पूछे, b के सापेक्ष पूछे, किसी के सापेक्ष पूछे तो अभिक्रिया की कोटि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है, a को आधिक्य में लेने पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, a को आधिक्य में लेने पर, a को आधिक्य में लेने पर अभिक्रिया की कोटि। अब मान लो a को आधिक्य में ले लिया, अब इस अभिक्रिया में कोटि का कोई भी रोल नहीं होगा, अभिक्रिया की कुल कोटि पूछ रहा है, a को आधिक्य में ले लिया तो इसके सापेक्ष तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो गई। तो अब इन दोनों को जोड़ो, इसको और इसको, तो 1 - 1 तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई 0। b को आधिक्य में लेने पर, b को आधिक्य में लेने पर, अगर मैं b को आधिक्य में ले रहा हूं तो अब क्या करो, b की अभिक्रिया की कोटि 0 मान लो और क्या कर दो, a को और c को जोड़ दो। तो 2 - 1, क्यों c की तो 1 है, 2 - 1 तो कितनी हो गई 1। अभिक्रिया की कुल कोटि 1। अब इसी प्रकार c को आधिक्य में लेने पर अभिक्रिया की कुल कोटि 2 + 1, अब c की 0 हो गई 3। इसी हिसाब से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने को प्रायोगिक रूप से ज्ञात हुआ है, क्वेश्चन में देगा कि इतना अपने को वेग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अपन अभिक्रिया की कोटि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा कि a को आधिक्य में लेने पर। अब और क्या बोल सकता है,
अगर इस हिसाब से दे दें जो आपको इसके बाद कॉपी में लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए को नियत लेने पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, कि वैसे ही आधिक्य में लेने पर, जैसे आधिक्य में लेंगे ए को, आधिक्य में लेने पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई थी, ए के सापेक्ष 0 हो गई। अब बी व सी को जोड़ दो, अगर नियत लेने पर भी सेम ऐसा का ऐसा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चनों का एक अलग वीडियो तैयार करेंगे, उसमें आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस हिसाब से प्रभावित करते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी का कल। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।